विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि फिजी में हो रहा है, इसमें एक ऐसे शख्स आए हैं जिनको जानना सभी हिंदी प्रेमियों के लिए बेहद आवश्यक है। ये जापान से आए हैं प्रोफेसर टोमियो मिज़ोकामी, और आप इनको देख सकते हैं कि जो इनका कोट है इसके ऊपर एक खास मेडल इस वक्त टंगा हुआ है, और ये है पद्मश्री, जो कि भारत सरकार ने इनको हिंदी के लिए जो उन्होंने सेवा की है उसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। और प्रोफेसर टोमियो जो हैं वो वहाँ पर जापान में हिंदी लंबे समय से पढ़ाते आए हैं। रामानंद सागर की जो रामायण थी उसको उन्होंने पूरा अपने तरह से वहाँ पर लिख करके छात्रों को पढ़ाया है, और साथ ही जो भारतीय फिल्में हैं, इसके अलावा सीरियल्स हैं, उन सब में भी इनका बहुत योगदान रहता है। आप किस तरह से देखते हैं हिंदी की अभी जो प्रतिष्ठा है दुनिया भर में, और जो प्रयास उसको नई पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे हैं, आपकी टिप्पणी इस पर? मतलब कठिनाइयाँ भी है हिंदी के प्रचार में, क्योंकि भारत में बहुभाषा हैं, बहुभाषी देश है, सिर्फ हिंदी ही नहीं, और दक्षिण भारत में उन लोगों के बीच में संबंध, मतलब हालांकि द्वंद्व नहीं होना चाहिए कुछ, लेकिन कभी कभी समस्या पैदा होती है। वो कहते हैं शिकायत होती है कि हिंदी को थोपा जा रहा है। हाँ, ये उनकी मतलब दक्षिण भारतीयों की मनोवृत्ति को देखते हुए समझ में आती है, लेकिन उसके लिए हिंदी वालों को कुछ मतलब क्या कहना है, उदारता दिखानी होगी। मतलब वे जब उनको हिंदी थोपा जा रहा है तो दक्षिण जो हिंदी वालों को भी तमिल या दक्षिण भारत की एक भाषा सीखनी ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर वो दक्षिण भारत की एक भाषा सीखें और हिंदी वाले भी सीखें तो उससे क्या होगा कि एक पुल बनेगा, एक ब्रिज बनेगा, जिससे कि दोनों आपस में उनका संपर्क बन सकता है। त्रिभाषी सूत्र का यही उद्देश्य था ना, लेकिन हिंदी वालों ने उनको संस्कृत में बदल दिया है ना, ये उचित नहीं था। आपके हिसाब से अगर संस्कृत के बजाय त्रिभाषी फार्मूले में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा, अन्य क्षेत्रीय भाषा होती तो शायद ज़्यादा लाभ होता? बिल्कुल, मैं ऐसा सोचता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें प्रोफेसर, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि हिंदी अगर रोजगार की भाषा बनेगी तो शायद उसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सकती है, ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो सकता है? जी हाँ, ये जो भारतीयों के जो दिल में, मन में जो अंग्रेजियत है, अंग्रेजी सर्वप्रथम, अंग्रेजी राजभाषा है, हिंदी उसकी सहायक भाषा है, ये विरोधाभास है ना। संविधान के अनुसार हिंदी तो एकमात्र राज्य भाषा है, अंग्रेजी सहायक भाषा है संविधान में, लेकिन असलियत तो उल्टा है ना। तो उसको संविधान के अनुसार सही माने में राज्य भाषा बनाने की ज़रूरत है। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। जो हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलिए, सोचिए और हिंदी में शिक्षण ग्रहण कीजिए। जो हिंदी में शिक्षण की बात आपने प्रोफेसर साहब कही है, अब भारत में ये प्रयास हो रहा है कि जो तकनीकी शिक्षा है उसको हिंदी में दिया जाए, और उसके लिए उदाहरण दिया जाता है जापान का, रूस का, चीन का, कि जब वहाँ पर उनकी भाषाओं में तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है तो हिंदी में क्यों नहीं? हाँ, यही तो मेरा यही सवाल है। जब ये पश्चिमी देशों के सभी विकसित देश और एशिया के जापान, कोरिया और चीन, सभी जो शिक्षा, उच्च शिक्षा अपनी अपनी मातृभाषा में दी जाती है, हमारे यहाँ तो अभी तक नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में कोई 27-28 वैज्ञानिकों को मिला, वो सभी जापानी में पढ़े हुए, जापानी में सोचते हैं। हाँ, जब थीसिस लिखने लगते हैं तो अंग्रेजी में लिखना होता है, लेकिन सोच, उनका जो सोच का आधार है जापानी है, अपनी भाषा में। 25-26 जापानी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, और वो भी जापानी में ही काम करने के कारण, तो किसी भारतीय को भारतीय भाषा में काम करने के लिए क्यों किसी वैज्ञानिक को सम्मान नहीं मिल सकता है? अंत में जाते जाते आपसे प्रश्न करेंगे कि आपने कई सारे जो हिंदी सम्मेलन है उनको आपने उसमें हिस्सा लिया है, ये भी इसमें आप आए हैं, आप आगे किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि भारत जो है तेज़ी से तरक्की कर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार वो हो रहा है, तो क्या उसके साथ साथ हिंदी को भी प्रतिष्ठा मिलेगी? मिलेगी, क्यों नहीं। ये तो भारत सरकार है ना, बहुत अमीर हो गई, इतना पैसा खर्च करके इतना बड़े सम्मेलन का आयोजन करना, ये छोटे मोटे देश के बस का काम नहीं है ना। तो भारत की आर्थिक प्रगति को देखते हुए हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। देखिए ना, विकास के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत हो,
ये बहुत ज़रूरी है। और भारत इस क्षेत्र में काबिल है, बिल्कुल काबिल है, योग्य है। और तो भारत अब तो जापान को छोड़ के नंबर 3 में आने वाला है ना, कुछ सालों आ में चुके हैं, हाँ जी। कुछ सालों में जापान को पीछे हरा के नंबर शायद 2030 तक बोला है। हाँ, वो मैं खुश हूँ थोड़ा सा दुखित हूँ, लेकिन भारत की तरक्की को देख के मैं खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे न केवल हिंदी प्रेमी हैं बल्कि भारत प्रेमी भी हैं। वो कहने कि अगर जापान को पीछे भी छोड़ दे भारत तो उनको ठीक है, थोड़ा सा मलाल ज़रूर होगा, लेकिन भारत आगे बढ़ेगा, इस बात की प्रोफेसर को खुशी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका NDTV इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये बहुत ही खास हिंदी प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आपको ज़रूर सुनना चाहिए कि किस तरह से दुनिया भर में हिंदी के लिए कितनी ज़्यादा शुभकामनाएँ हैं और कितनी ज़्यादा शुभ भावनाएँ लोगों की हिंदी के प्रति हैं। नांदी में अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया।